Hello everybody, this is day 12 and today we are going to start with a new chapter which is periodic classification of elements. अब देखो ये जो चैप्टर है आपका ये मोस्ट ऑफ ऑल थियोरेटिकली ही है, ज़्यादा कुछ उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपकी जो केमिस्ट्री है वो वाइंड अप हो जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर एनालिसिस के इस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं। सो राउंड अबाउट आप ये समझिए कि 2018 में आपका वन क्वेश्चन आया हुआ था 5 मार्क्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब जो ओल्ड थ्योरीज था उनके ऊपर, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ट्रेंड्स पर उसके। तो आप देखिए कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में भी अगेन 5 मार्क्स का आया, 2018 में 10 मार्क्स का आया, 2020 में अगेन 5 मार्क्स का आया। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप थ्योरीज लिखें वो वैसे ही लिखें जैसे कि बोली गई थी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पहली बात आती है व्हाई डू वी नीड द क्लासिफिकेशन, ये हम क्लासिफिकेशन कर ही क्यों रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस समय एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन। अब इन एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, इनको देखना कि कैसे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जो प्रॉपर्टीज सेम हो या सिमिलर हो उनको हम एक जगह रख दें, ठीक है। जैसे कि हमने अगर हमने एक ही भी एलिमेंट पढ़ा उस ग्रुप का, तो हम ये मान के चले कि हमने पूरे ग्रुप को पढ़ लिया, ठीक है। जैसे समझो कि भाई यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हैं और आपको लग रहा है यार जो ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इसमें ये भी बहुत इंटेलिजेंट है, ये भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप मान के चलते हो कि जो बाकी भी होंगे ना वो सारे बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हम एक की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अंदाजा लगा लेते हैं कि जो ग्रुप में और भी लोग हैं वो भी वैसे ही होंगे। तो ऐसे ही जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर लेते हैं, हम अगर किसी एक भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसी ग्रुप में, तो वी आर एबल टू गेस कि बाकी कैसे होंगे। दैट इज व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज रखी, कुछ फेल हुए, कुछ सक्सेसफुल हुए। सो बेसिकली करा क्या कि कुछ जो अच्छा काम किया गया उसको यूज करके दूसरी थ्योरी बन गई, फिर जो अच्छा काम किया उसको यूज करके तीसरी थ्योरी बन गई। इस तरीके से डिफरेंट वेज हैं जिसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट्स का, ठीक है, विद टाइम। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉब्रिनर्स ट्राइड्स के बारे में। तो ट्राइड अपने आप में बोल रहा है कि इसमें जो क्लासिफिकेशन हुआ उसमें 3 एलिमेंट्स का ग्रुप हुआ, ठीक है। सो डॉब्रिनर्स वाज एक्चुअली अ जर्मन केमिस्ट, ठीक है, ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने क्या करा, उन्होंने ये बोला कि भाई कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, और अगर मैं उसको प्लेस करता हूँ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, सो आई विल गेट a triad. Okay, so what did he say? He say according to Dobriners, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, ये बहुत important है, you will get group of 3 elements. तो इन group of 3 elements को उन्होंने क्या बोला है? They have said it triad. Okay, now these triads will have similar chemical properties. Okay, now एक चीज और उसमें बोली थी कि suppose आपने ये एक triad जो उन्होंने बनाया था वो था LINAK। तो उन्होंने बोला कि इसको आप अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और आप देखेंगे कि अगर आपको सेकंड वाला एलिमेंट, जो मिडल वाला जो आपका एलिमेंट है, इसका अगर आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनकी ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्होंने एक बेस खड़ा किया था जिसकी वजह से अब जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं वो भी कुछ कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है। जो उन्होंने अभी बनाई थी, जो उन्होंने 3 ट्राइड्स बनाए थे, वो ट्राइड्स आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ट्राइड था। पहला ट्राइड जो था, इट बिलोंग्स टू एल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है। जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है ना आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसी के ऊपर ये पहला जो उन्होंने ट्राइड बनाया था बेस था, वो क्या था? LINAK, लीना का, ठीक है। इसमें अगर सपोज ये आपका जो इसका एटॉमिक मास 7 है और इसका एटॉमिक मास 39 है, तो अगर मुझे सोडियम का एटॉमिक मास निकालना हो
सो वी कैन टेल इट एज पर डॉबलिनर। सो हम कैसे बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विल बी व्हाट, इट विल बी एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम अपॉन 2। तो ये आपका आएगा 39 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये कुछ होगा आपका 46 अपॉन 2 जो कि होगा 23। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23, ठीक है। अब ऐसे ही तो एक तो ये ट्राइड उनका बना, दूसरा ट्राइड था एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप का। देखो इन्हें एल्कली मेटल ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स है ना, इनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये कैसे होते हैं, दे फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, एल्कली सॉल्यूशन, मतलब एल्कलाइन होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एल्कली मेटल ग्रुप। अच्छा, अब जो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है, इन्होंने इसमें ट्राइड बनाया था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। अब इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये एलिमेंट्स है ना, इनके जो ऑक्साइड्स है वो सब एल्कलाइन होते हैं और वो अर्थ में पाए जाते हैं, दैट इज वाई जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप्स। अगेन इसमें हम अरेंज करें इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और जो ये सेकंड ट्राइड जो उन्होंने बनाया था, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सिमिलर होती है, और ये कैसे अरेंज्ड है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, स्ट्रोंटियम का है 88 और बेरियम का है 137। अब एक और ट्राइड था जो उन्होंने बनाया था विच बिलोंग्स टू हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप में था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगेन जो क्लोरीन है इट इज 35.5, ब्रोमीन है 80 है और ये आयोडीन है 127। अगेन इट इज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और इसे हैलोजन ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन मतलब प्रोड्यूसिंग। तो हैलोजन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 ट्राइड्स थे जो उन्होंने ऑब्टेन करे थे, जो उन्होंने बताए थे, और ये तीनों के तीनों ट्राइड्स आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी मिलेंगे, ठीक है। तो डॉबलिनर्स बहुत सक्सेसफुल थे, हाउएवर ही फेल्ड बिकॉज ही वाज एबल टू क्लासिफाई ओनली 9 एलिमेंट्स। भाई देखो 3 ट्राइड्स बनाए तो 3 × 3 9, तो सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई कर पाए, बाकी को नहीं कर पाए। इस वजह से जो उनकी थ्योरी थी वो फेल हो गई थी, ठीक है। अब सेकंड आए थे आपके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ऑक्टेव मतलब होता है 8। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विल बी सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने ट्राइड्स नहीं बनाए थे, इन्होंने सिर्फ कहा था कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी, ठीक है। तो किस तरीके से उन्होंने टेबल बनाया था मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमने याद किया था हा ही, देखो ही मतलब हीलियम, वो आप लिखना मत, क्योंकि जब न्यूलैंड्स बना रहे थे ये टेबल तो उस समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। तो ही मत लिखना, हा ही, लाई, बी, बक, नॉफ। अब देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 नॉफ, तो एफ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ तो आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि कैसे हमें पीरियोडिक टेबल याद करना है, और वो आप थोड़ा गो थ्रू करना तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये कुछ निमोनिक्स है याद करने के लिए पीरियोडिक टेबल। सो हाँ ही हमने लिखा नहीं, लाई बी बकनॉफ। अब एफ को हमने यहाँ लिखा है क्योंकि हमने क्या बोला है, जो एफ होगा वो 8th एलिमेंट होगा, तो हम बोलेंगे भाई हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन से मैच कर रही है, इसलिए हमने फ्लोरीन को नीचे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, नी, नियॉन। नी हम लिखेंगे नहीं, ना, मेग, अल, साई, पास, कल, अर मीन्स आर्गन। आर्गन हम नहीं लिखेंगे, के, का। अब यहाँ तक जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो बिल्कुल सही था। ऐसा ही क्लासिफिकेशन आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि कैल्शियम के बाद जो हाई एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स थे उनको वो प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है इस टेबल में, यहाँ तक तो आप लिख ही लेंगे। अब आपने क्या करना है, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज,
आयरन, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल, एंड यहाँ पे कॉपर। बस यहाँ तक आप लिख देना, इसके बाद चाहे आप याद मत करना। तो कैल्शियम तक तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस यहाँ से आपको याद करना है। देखो आयरन और कोबाल्ट एंड निकल, ये आपको आराम से याद हो जाएगा जब आप पढ़ोगे अभी डीमेरिट्स में। बस ये कुछ इतना याद करना है इन ऑर्डर टू राइट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स क्या थे कि बस आप देखिए कैल्शियम तक ही वॉज एबल टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद जब हम हायर एटॉमिक मासेस के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया था। तो हम बोल सकते हैं he was able to classify only elements of lighter mass, so lighter atomic mass वाले elements को ही वो classify कर पाए थे। सेकेंड, उन्होंने एज्यूम किया था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और कोई और एलिमेंट्स नहीं है जो कि डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो उनके हिसाब से 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड हैं और जो हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो अब जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बाद में, उनको जब हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग फिट करने की कोशिश की तो वो फिट ही नहीं हो पाए, ठीक है। So he was not able to accommodate the newly discovered elements into his table. अब थर्ड, अब देखिए इन्होंने क्या करा, एक ही स्लॉट पे दो एलिमेंट्स लिख दिए, कोबाल्ट एंड निकल। और आप देखिए कि भाई कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन और क्लोरीन से तो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सो टू एलिमेंट्स वर केप्ट इन द सेम स्लॉट, एंड जिस ग्रुप में वो बिलोंग कर रहे थे वो ग्रुप की मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोबाल्ट और निकल से मैच ही नहीं कर रही थी। और नेक्स्ट क्या है कि जो आयरन है, आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट एंड निकल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, हाउएवर दे आर केप्ट एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये भी एक शॉर्टकमिंग थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के टेबल में। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि जो लॉ है वो क्या बोलता है, दूसरी बात उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। सो राइट नाउ दीज आर डीमेरिट्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये था हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन करने की थ्योरी। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब जो ये टेबल है ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई थी, हाउएवर यहाँ पे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से फिर आपका क्या आया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेंडलीव वॉज ए रशियन साइंटिस्ट, ओके, एंड अगेन उन्होंने वही जो थोड़ा बहुत काम हो रखा था उन्हीं का ही थोड़ा बहुत यूज करके अपनी और इंटेलिजेंस उसमें डाल के एक टेबल बनाया विच इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, the elements with similar properties occur at regular interval. So regular interval of time में आपको ऐसे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ग्रुप्स बनाए और पीरियड्स बनाए। देयर वर 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। यहाँ पे आप देखो ग्रुप नंबर 1 to 7 जो है इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स, और जो आपका 8th ग्रुप है वो आपका है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ट्रांजिशन मतलब जिसमें आउटर मोस्ट शेल और जो उसके अंदर वाला शेल है पेनल्टीमेट शेल, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है। अब इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो दो चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया, और वो दो चीज़ें क्या थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन दोनों चीज़ों पर उन्होंने फोकस करके ये लॉ बनाया। अब जो इन्होंने लॉ बनाया उसमें कुछ मेरिट्स भी थे और कुछ डीमेरिट्स भी थे। तो मेंडलीव के मेरिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और डीमेरिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहली बात, he was able to predict the existence of some element that were not discovered at that time. अब जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने क्या बोला कि भाई जितने एलिमेंट्स अभी हैं वो उतने ही हैं, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते हैं और ना ही होंगे कभी, तो उसको क्लासिफिकेशन करने का मतलब ही नहीं है। पर मेंडलीव ने कहा नहीं,
अभी आपने 63 एलिमेंट्स जो नोन है वो मैंने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिए हैं। हाउएवर और भी एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्कवर होंगे, और कुछ के बारे में तो उन्होंने प्रिडिक्शन भी कर दिया था कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं, और उनके नाम भी उन्होंने मेंशन कर दिए थे। तो देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो कि डिस्कवर भी नहीं हुआ उसके बारे में भी बता दिया, उसका एटॉमिक मास किसके अराउंड होने वाला है ये भी बता दिया, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी ये भी बता दिया। सो यहाँ अगर आप देखो ये स्पेसेस आपकी खाली हैं, ठीक है। तो जो बोरॉन के नीचे जो एलिमेंट आने वाला है उसका नाम उन्होंने लिखा था एका बोरॉन, ठीक है, कि पहले बोरॉन आएगा फिर वो एलिमेंट आएगा और उसका जो एटॉमिक मास होगा वो 44 के अराउंड होगा। फिर जो एल्यूमिनियम के नीचे है जो जिसका एटॉमिक मास 68 है उसका नाम उन्होंने बोला था एका एल्यूमिनियम, कि पहले एल्यूमिनियम आएगा फिर वो एलिमेंट आएगा, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास अराउंड 68 होगा। उसके बाद उन्होंने बताया एका सिलिकॉन, तो इसका मतलब है पहले सिलिकॉन आएगा उसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा, और इसकी जो एटॉमिक मास होगा वो अराउंड 72 होगा। और ऐसा ही हुआ, 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो इनको याद करने का तरीका है स्कैन बो, ठीक है। तो जो बोरॉन के नीचे जो एलिमेंट है उसका नाम होगा स्कैंडियम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्कैंडियम। दूसरा है एलम गर्ल, ठीक है। सो एलम एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट है वो गर्ल GEL से स्टार्ट हो रहा है विच इज गैलियम। और जो सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट है उसका याद करने का मैंने तरीका लिखा है सिलीमैन, ठीक है। तो जर्मेनियम, ठीक है, तो जर्मेनियम की पोजीशन यहाँ पे है। तो ये कुछ तरीका है इसको याद करने का, सो दैट एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, स्कैनबो, एलम गर्ल और सिलीमैन, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो जो ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो बिल्कुल वैसे ही थे, उनकी प्रॉपर्टीज वैसे ही थी जैसे ही मेंडलीफ ने बताई थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो ये मेरिट है, पहला मेरिट। सो सेकेंड में हम यही लिखेंगे दैट ही कुड प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशंस, ठीक है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ थर्ड, देखो उस समय नोबल गैसेस जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है, क्योंकि नोबल गैसेस अपने आप में बहुत ही अनरिएक्टिव गैस होती है क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। पर जब नोबल गैस डिस्कवर हो गई तो विदाउट टचिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हम बहुत आसानी से नोबल गैस को भी यहाँ पे प्लेस कर पाए बाय हैविंग अ सेपरेट ग्रुप, ठीक है। सो नोबल गैसेस वर प्लेस्ड इजली। तो ये 3 मेरिट्स हैं। अब बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में। सो पहला डीमेरिट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स, किसी एक एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है वो कैसा होता है कि उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं पर जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक मास एक 35 भी होता है, एक 37 भी होता है, ठीक है। तो अब ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं उनको एकोमोडेट करना पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो बहुत मुश्किल हो गया था और मेंडलीव उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाए थे। तो कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट आइसोटोप्स को आप कैसे अरेंज करोगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एज पर द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, वो एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेंडलीव के लिए। दूसरी बात, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे अरेंज होने चाहिए कि भाई जो एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स हों उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स में, कुछ अरेंजमेंट्स में क्या क्या हुआ था कि एलिमेंट्स वर नॉट अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो यहाँ देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ 55.8 है, फिर 58.9 इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से इट इज नॉट अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जो कि इनके लॉ के अकॉर्डिंग था। सो उन्होंने अपने लॉ को ही कुछ जगह पे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया था बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन नॉट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। अब दूसरी है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी भाई उन्होंने वो प्लेस करा ग्रुप नंबर 1 में। अब हाइड्रोजन अपने आप में एक नॉन मेटल है
और अगर आप देखो कि भाई ये एक नॉन मेटल है और उसको हमने कहाँ रखा है, एक मेटल के ग्रुप में रखा है, जो अल्कली मेटल ग्रुप से वहाँ पे आपने रखा है। अब मेंडलीव ने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के उनकी ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए थे, ठीक है। और उनको जिनके सेम ऑक्साइड्स और सेम हाइड्राइड्स बन रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ बन रहे थे, उनको एक जगह प्लेस कर दिया था। तो इस बेसिस पे उन्होंने हाइड्रोजन को भी यहाँ फर्स्ट ग्रुप में रख दिया था। पर जो हाइड्रोजन है उनकी प्रॉपर्टीज तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनसे मैच नहीं करती है। तो हाइड्रोजन की जो प्लेसमेंट है उन्होंने ग्रुप नंबर 1 में क्यों रखी, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो ही कुड नॉट करेक्टली कॉमेंट ऑन दी पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन दी पीरियोडिक टेबल। तो यही सब था आज के सेशन में। हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और फिर हमने डॉबलिनर ट्राइड्स, हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये सब पढ़ा। आपको इसके लॉ बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए, अलॉन्ग विथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम मिलेंगे कल, जिसमें हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में एंड ऑल्सो ट्रेंड्स। तो और उसके नेक्स्ट वाले सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के ऊपर, ठीक है। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।